हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3, यानी कि टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो टाइप की एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी में, पोटेंशियल और काइनेटिक। आज उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो वेरी करती हैं, कैसे वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम फिर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज करेंगे फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लेते हैं सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी एंड द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, पहले इसका वो समझ लेते हैं, हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, दो टाइप के तरीके से मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं हम। या तो कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, यानी उसका मोशन जीरो है, यानी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे, तो हम इसको बोलेंगे कि इस मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, दूसरा मैकेनिकल एनर्जी में अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, या तो किसी फोर्स की वजह से मोशन में है, या अपनी किसी रीजन से, या अपने मोटर गाड़ी है तो अपनी मोटर की वजह से, या किसी रीजन से फोर्स में है और डिस्प्लेसमेंट भी है उसमें, तो उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो दोनों टाइप की एनर्जीज में मैकेनिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, अलग अलग मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले आप इसकी डेफिनेशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। एनर्जी पोजेस्ड due to its state of rest or of motion is known as mechanical energy। दो टाइप की होती है मैकेनिकल एनर्जी। पहली होती है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी से, उसके बाद हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेसिकली। अब मैंने बताया कि मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप थे। एक तो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, राइट। तो आप लिख लीजिए एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप इज कॉल्ड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट due to its position ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप की होती है, जिसमें से एक ही टाइप बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हम यही पढ़ेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है बट ये आपके 10th के सिलेबस में इतनी डिटेल में है नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको हम। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया मैंने, सबसे पहले एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, रेस्ट पे है लेकिन किस जगह पर है उस पोजीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल चलिए ये बात देखते हैं, ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप। साइज, ये पहला केस है, ये वाला ड्यू टू इट्स पोजीशन, और ये दूसरा शेप है साइज एंड, दूसरा सॉरी केस है साइज एंड शेप का। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले हम पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज द नेम सजेस्ट इट हैज समथिंग टू डू विद द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका कुछ लेना देना है। ये बोल रहा है ये एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसका क्या मतलब हुआ, या तो ये कोई बॉडी है जो ग्राउंड पे है, या बॉडी ग्राउंड से ऊपर है, या बॉडी और ऊपर है, या बॉडी इंफिनिटी पर है, ग्राउंड से इंफिनिटी। हर केस में कोई किसी ना किसी पोजीशन पे है। सपोज ये यहाँ h इज इक्वल टू 0 मान लेता हूँ मैं, क्योंकि ग्राउंड पे है तो ग्राउंड का मतलब 0। यहाँ मान लेता हूँ h इज इक्वल टू 10 मीटर्स, यहाँ मान लेता हूँ h इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, और ये मान लेता हूँ h इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। h मतलब ये हाइट, दिस इज h। तो हर पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पुल होगा अर्थ का, ठीक है, ऑन दिस बॉडी। तो आप ये लिख लीजिए, इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन इट। क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इज बेसिकली एनर्जी possessed by a body due to its force of attraction of earth on it, due to its force of attraction of earth on it is known as gravitational potential energy, ठीक है। तो अर्थ कितनी ग्रेविटी से उसको अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, यहाँ पर है तो अर्थ की ग्रेविटी तो सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर है तो थोड़ी कम होगी, यहाँ पर है तो और कम होगी, यहाँ पर है तो बिल्कुल नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है। तो एट एवरी पोजीशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, अलग होगी, राइट। तो एनर्जी possessed by a body due to its force of attraction of earth on it is known as gravitational potential energy. Now this is also equals to, एक चीज पे ध्यान दीजिए आप, हम अभी तक पढ़ रहे थे कि एनर्जी वर्क होता है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ये डेफिनेशन है ना। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ बॉडी, या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो मैं लिख सकता हूं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, राइट। हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, एनर्जी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन या कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इसको मैं लिख सकता हूं
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको मैं इक्वल्स टू करके लिख सकता हूं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी, कौन सी बॉडी, जो बॉडी सपोज ये ग्राउंड में है एक बॉडी, इसको मैं लिफ्ट किया और यहां तक ले गया मैं, ये मेरी h है हाइट, जमीन से मैंने h हाइट तक उठा लिया, उसको लिफ्ट किया, तो जो मैंने वर्क किया, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी to a height h against the gravity, ठीक है, क्या है ये, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द हाइट h अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Gravitational potential energy is nothing but the amount of work done in lifting the body from ground to a height h. तो ये जो work done हुआ in lifting the body from this position to this position against the gravity, क्या लग रहा है इसमें, फोर्स क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने इसको उठाया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन को मैं लिख सकता हूं, वर्क डन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू लिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम कहां से कहां, यहां से यहां h. तो क्या होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है, ये ग्रेविटी वाली फोर्स है जिसका अगेंस्ट मैं उसको उठा रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, मैंने h उठाया है इसको. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, m इंटू जी, और s क्या है, h. तो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, m इंटू जी इंटू एच. ये मेरा एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. और इसको मैं किससे डोनेट करता हूँ, इसको मैं कैपिटल U से डोनेट करता हूँ. किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, स्मॉल m लिख देते हैं इसको. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द मास ऑफ द बॉडी into the gravitational pull into the height till which we have lifted it. Right? समझ में आया अभी तक, आपको सब क्लियर है? श्योर? नहीं है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर देख लीजिए. ठीक है, मैं आपको फिर भी थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अच्छा ये बताइए, लॉजिकली समझिए इस फॉर्मूला से, ये हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, अगर अर्थ पे कोई बॉडी रखी है तो इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. अगर इसका मास m है और इस पे g लग रहा है g, तो इस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. हाइट कितनी है इसकी, हाइट 0 है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच होता है. h 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा. राइट? अब इसी बॉडी को अगर मैं इतना ऊपर ले गया, तो इस पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m इंटू जी इंटू एच. राइट? और अगर मैं यहां ले गया तो यहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूं. कैपिटल H इज ग्रेटर देन स्मॉल h. m उतना ही रहा, g उतना ही रहा,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जमीन से मैं जितना ऊपर जा रहा हूं मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब इसका मतलब कि when a body goes up, its potential energy, gravitational potential energy also goes up, and when it goes down, its gravitational potential energy goes down. ठीक है, it becomes zero at the ground. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मोटा मोटा, इस पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे या इस पे जब आप इसका लॉजिक समझेंगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे कन्वर्ट होता है इनटू काइनेटिक एनर्जी, वो हम अभी पढ़ेंगे। कैसे काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है वगैरह वगैरह। अब हम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ मोशन, राइट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमने पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम मोशन वाला पढ़ेंगे, तो लिख लीजिए, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, क्या? एनर्जी पोजेस्ड by a body due to its state of motion is known as kinetic energy. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि कोई भी गाड़ी चल रही है या कोई भी पर्सन वॉक कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई गाड़ी मूव कर रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि ये सब मूव कर रहे हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई बॉल स्लाइड कर रही है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। जहां भी मूवमेंट है, स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं, मूवमेंट, जहां पर भी मूवमेंट है वहां काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो कैसी भी मूवमेंट हो, स्लाइडिंग मूवमेंट हो, एंगल पे मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, रोटेशनल मूव कर रहा हो, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इलास्टिक हो, मैंने एक रबर को ऐसे बांध ऐसे करके छोड़ दिया तो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। पेंडुलम हो, पेंडुलम क्या होता है, देखा होगा आपने घड़ी में, ऐसे आएगा टोंग, फिर ऐसे जाएगा टोंग, फिर वापस ऐसे 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 घूमता रहता है, राइट। या स्प्रिंग हो, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया और छोड़ दिया तो उसमें भी वाइब्रेशन होगी तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। एनी मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हम इसका एक्सप्रेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे निकलता है। सपोज एक बॉडी, अच्छा पहले इसका डेफिनेशन तो देख लें हम। इसकी जो मेन डेफिनेशन है, जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की थी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी अप फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट हाइट टू अ हाइट h अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज बेसिकली, तो जो वर्क डन था वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। इस केस में कौन सा वर्क डन होगा, इस पे ध्यान से देखिए डेफिनेशन पे। तो काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क which a moving body can do before coming to rest. यानी this is equals to the amount of work done
by the moving body before coming to rest. ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे. एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला. ठीक है, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला m इंटू जी इंटू एच, तो वैसे इसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब इवेल्युएट करेंगे कि क्या हो सकता है. अब सपोज एक गाड़ी है या एक बॉडी है ऑफ मास m, ये गाड़ी मान लेते हैं, गाड़ी है ऑफ मास m, मूव कर रही है विद द वेलोसिटी v. ठीक है, अब मैंने इस पे ऑपोजिट फोर्स लगाया. ऑपोजिट फोर्स मतलब ऑपोजिट फोर्स, एक ऑपोजिट फोर्स लगाया टू मेक इट स्टॉप. ठीक है, तो जब मैंने ये ऑपोजिट फोर्स लगाया तो गाड़ी यहां से लेकर यहां तक मूव की. ये डिस्प्लेसमेंट s मूव की बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ठीक है, तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? इसकी इनिशियल स्पीड v थी. इसकी फाइनल स्पीड क्या है? इसकी फाइनल स्पीड 0 है. इसकी मास क्या है? इसका मास m है. इसकी वेलोसिटी, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? इस पे फोर्स ऑपोजिंग फोर्स लग रहा है f. और इस पे एक्सेलरेशन क्या लगेगा? इस पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लगेगा. रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा. एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में a है तो रिटार्डेशन मतलब माइनस a. क्या होता है एक्सेलरेशन का उल्टा? रिटार्डेशन. तो इस पे रिटार्डेशन लग रहा है क्योंकि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो रिटार्डेशन फोर्स क्या होता है? फोर्स m इंटू a. ठीक है, जब मैं ये फोर्स लगाऊंगा ऐसे, जब मैं ये फोर्स लगाऊंगा ऐसे m इंटू a, और जब यही फोर्स मैं उल्टा लगाऊंगा इस डायरेक्शन में तो ये m इंटू माइनस a हो जाएगा, है ना. फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई. तो इस पर रिटार्डेशन लग रहा है माइनस a. अब देखिए हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या था? v स्क्वायर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. हाँ वही बात है, 2as. इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? गाड़ी स्टॉप हो गई. तो फाइनल वेलोसिटी को मैं 0 रख दूं, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? v. तो इसको मैं v रख देता हूँ, v स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, e को मैं माइनस a लिखना पड़ेगा क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये एक्सेलरेशन नहीं है. ऑपोजिट फोर्स लग रही है, रिटार्डेशन लग रहा है. तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. नंबर 1. ये मिटा दूं. अब the amount of work done by the moving body before coming to rest is what? Is kinetic energy. तो kinetic energy क्या हुई? Amount of work done in making the moving body work done by the moving body before coming to rest, यानी opposing force into displacement. ये वही displacement है before coming to rest वाला. तो इसमें मैं from 1 and 2 अगर फोर्स को एस को मैं एस क्या हुआ? v स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू एस. एस को मैं यहां पुट कर दूं फोर्स की जगह. फोर्स क्या है? m इंटू a मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर बाई 2a. तो ये a कट जाएगा. क्या आया? हाफ into m into v square. What is this? This is my kinetic energy. समझ में आया? नहीं आया तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ.
एक कार है विच इज मूविंग, a car of mass m is moving with a velocity v, ठीक है, उस पर एक ऑपोजिंग फोर्स लगा F with a retardation -a, ठीक है, और वो एक s डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक गई क्योंकि ऑपोजिंग फोर्स लगा। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। v मेरा 0 हो गया क्योंकि गाड़ी जाके रुक गई है। इनिशियल u क्या था, uv था, तो मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as क्योंकि a माइनस है, तो ये मेरा आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वर्क डन इन स्टॉपिंग, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द कार बिफोर स्टॉपिंग द कार विच इज F इंटू एस, यानी F क्या हुआ m इंटू ए, S क्या हुआ S मैंने यहां से उठा के वहां रख दिया, तो कट कुटा के मेरा काइनेटिक एनर्जी आया हाफ mv स्क्वायर। लिख लिया होगा आपने होपफुली ये। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और है, ये भी कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड but can be transformed from one form into another, but can be transferred from one form to another। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ना वो कहीं से आप क्रिएट कर सकते हो ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे वो ट्रांसफर जरूर हो सकती है। सपोज मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और मेरी ट्यूबलाइट जल गई, गॉट ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ट्यूबलाइट से क्या आती है, लाइट आती है और हीट आती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, राइट। तो ये ट्रांसफर हो गई, इसकी खत्म नहीं हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। सिमिलरली यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है। दो एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले एक बॉल का, ठीक है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर सपोज फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 जूल है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3 जूल है और मैकेनिकल एनर्जी टोटल 5 जूल है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो 0 नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी 5 जूल हो जाएगा, और ये तो 5 जूल ही रहेगा, ठीक है। ये 2 जूल इसमें कन्वर्ट होके इसको 5 जूल कर देंगे। सिमिलरली अगर उल्टा होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल हो जाएगी, खत्म नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही रहेगी। इसको हम लिख लेते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी
इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, ये एक बॉल है जो पहले ग्राउंड पे रखी हुई है, इसका मास m है, इस पे g लग रहा है, ठीक है, ये x हाइट है, ये h हाइट है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जीरो पे, यानी इसको मैं अगर a मान लूं, पॉइंट a, और इसको मैं पॉइंट b मान लूं, और इसको मैं पॉइंट c मान लूं, ठीक है, इसके अंदर ही लिख लेता हूं, पॉइंट a, पॉइंट b, पॉइंट c। अब हम देखते हैं एट पॉइंट a, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चलो बताओ क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, m इंटू जी इंटू एच। एच कितना है, जीरो है पॉइंट ए पर, एच जीरो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैंने बॉल ड्रॉप की है ऊपर से, बाय द वे, ये सॉरी मैं बताना भूल गया, मैंने बॉल ऊपर से ड्रॉप की है, ना कि बॉल नीचे से मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर से ड्रॉप की गई बॉल है। तो इस पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी मैं उसको मानता हूँ लेट्स से v। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर u क्या है, u इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने बॉल ऐसे ड्रॉप की, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद मैंने ड्रॉप की, तो u से स्पीड बढ़ती 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 v तक पहुंच गई, जब वो नीचे जमीन पर टकराई, तो u जीरो है। तो यहां पर क्या होगा, एट पॉइंट c, एट पॉइंट c काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, यू कितना है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m इंटू जी इंटू एच, एच क्या है, h ये है, और g और m, तो m इंटू जी इंटू एच। तो देखिए बच्चों, एक चीज को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा था, मैं लिखा था कि इस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी वुड बी इक्वल टू दिस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, राइट। किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 5 ही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट पॉइंट सी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, 0 प्लस एम जी एच। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 0 प्लस एम जी एच, यानी एम जी एच। और यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू दिस, यानी m इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी इंटू स्क्वायर। तो ये m से m गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो मेरी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कितनी आई, जितनी हाइट होगी इंटू जितना g है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इंटू 2 का अंडर रूट वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जहां बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालो। अच्छा, अब एट पॉइंट बी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m इंटू जी इंटू एक्स। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू m इंटू v। आपको पता नहीं है, नहीं पता ना, यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो तो नहीं पता, तो इसको मैं लिख देता हूं हाफ इंटू m इंटू ऐसा वाला v स्क्वायर, ठीक है। तो यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई, एम जी एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो हर दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस,
दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये भी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ऐसे कन्वर्ट होती है वन फॉर्म इनटू, जैसे पॉइंट ए पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी क्योंकि ये टकराई जमीन से विद द मैक्सिमम वेलोसिटी v। और यहाँ पर वेलोसिटी एकदम जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ विच इज ऑफ पेंडुलम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी, इसको पॉइंट सी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू एच। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेंडुलम यहाँ के रुक जाता है ना, तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वापस आता है। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, सपोज v की स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई। क्यों? क्योंकि h जीरो है, m इंटू जी इंटू एच जीरो। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम केस होगा, c पर भी पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, वेयरएज काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी वो आके रुक जाता है तो v जीरो हो जाती है। ऐसे 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 मूव करता है ना। तो देखिए यहाँ पर mgh टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? mgh प्लस जीरो, तो ये किसके बराबर होगा? mgh के बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर कितनी हुई? हाफ mv स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर कितनी हुई? यहाँ पर भी mgh के बराबर हुई। तो यानी क्या मतलब हुआ? दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होती है हर पॉइंट पे। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, m से m गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h, सॉरी g भी है 2gh। ठीक है, वही आया हमारा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, जो उसमें आया था ऊपर वाली बॉल वाले केस में। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में आ गया हो आपको। बाकी छोटी छोटी चीजें जो हम मिस कर गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम डिपेंड करता है कि कितनी सारी पोर्शन। वैसे बहुत कम पोर्शन रहा है आपका, एनर्जी कन्वर्जन रहा हुआ है सिर्फ, जो बहुत ही सिंपल है। वो अगर आप खुद भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।